तो हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की। बीते 25 सालों में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने उदारीकरण का दौर शुरू किया। उसके बाद से भारत को एक नई आर्थिक आज़ादी का रास्ता मिला और भारत आज जहां खड़ा है उसमें उस उदारीकरण के रास्ते को खोलने की सबसे बड़ी वजह रही है। हम आपको लगातार उन रिफॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ और 5 बड़े रिफॉर्म्स जिन्होंने बड़े बदलाव लाए। उदारीकरण के बाद एक तरफ जहां मिडिल क्लास संपन्न हो रहा था, तो वहीं देश में हर रोज नए करोड़पति पैदा हो रहे थे। वहीं कुछ करोड़पतियों के लिए अरबपति बनने का मौका भी मिल रहा था। सन फार्मा के दिलीप सिंह हुए, HCL के शिव नादर, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने उदारीकरण के बाद कारोबार जगत की तस्वीर बदल कर रख दी। उदारीकरण से पहले टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा था। अगर किसी की सालाना तनख्वाह 22,000 रुपए है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता था। उदारीकरण के बाद इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा तो इनकम टैक्स की छूट भी बढ़ी। अगर आप 90 के दशक में वापस जाएं तो आपको पेट्रोल और डीजल बेहद सस्ते मिलेंगे। उस वक्त डीजल की कीमत 6 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि पानी की बोतल के दाम 10 रुपए थे। नब्बे के दशक में कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन डाटा कहां रखा जाए ये एक बड़ी समस्या थी। फ्लॉपी डिस्क में 360 KB से 720 KB डाटा ही आ पाता था, लेकिन आज आपके छोटे से चिप में 32 GB तक डाटा आता है। एक कोने से दूसरे कोने में पत्र या चिट्ठी पहुंचाने के लिए फैक्स मशीन की जगह अब ईमेल ने ले ली है। देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी तो ईमेल का दायरा भी बढ़ा। भारत में 24 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें से 90% लोगों के पास अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस है। तो आपने को दिखाया हमने कि किन 5 बड़े रिफॉर्म्स ने कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आए होंगे। मेरे साथ गुरुचरण दास साहब भी हैं, ऑथर हैं, कमेंटेटर हैं। गुरुचरण जी, 90s के दौर में जब विदेशी प्रोडक्ट्स का इंडिया में काफ़ी क्रेज होता था, जैसे मेड इन USA, जैसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जैसे मेड इन ब्रिटेन, विदेश ट्रैवल करने वाले लोग अपने करीबियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कुछ सामान बतौर गिफ्ट लाते थे। अब जिस तरह से इंडियन कंपनीज का प्रभाव बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है सर, इंडियन प्रोडक्ट्स की भी उसी तरह की पहचान दुनिया में बन रही है या बन सकेगी? नहीं, अभी तो हमें मतलब जवानी का भी मतलब नहीं आया वक्त, क्योंकि हम तो मतलब 25 साल हमारी उम्र है। आर्थिक उम्र देश की खाली 25 साल है। तो ये 25 साल में ये कंपनीज काफ़ी बचपन में हैं, और मैं समझता हूँ इस वक्त कोई 25 कंपनियाँ इंडिया की ग्लोबली कंपेटिटिव हो गई हैं। उसके पीछे और 25-30 हैं जो होने वाली हैं, और कोई समझ लो 5-10 साल में इनमें से कोई 3-5-6 कंपनियाँ ग्लोबली कंपेटिटिव रिकग्नाइजेबल नेम्स, ब्रांड नेम्स बन जाएंगी। जैसे हम पहचानते हैं सैमसंग, सोनी। अब सैमसंग 25 साल हुए कोई नहीं पहचानता था, पर अब देखो सब पहचानते हैं। इसी तरह इंडिया, अब टाटाज़ की रेपुटेशन काफ़ी बढ़ रही है वर्ल्ड मार्केट्स में। तो ऐसे भी नाम, इंडियन नेम्स भी आ जाएंगे और इंडियन कंपनीज भी कंपेटिटिव हो जाएंगी। ओके सर, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मेरे साथ रहिए, BS नागेश भी हैं। BS नागेश, एक बिलीफ है कि रिफॉर्म का मतलब FDI का रास्ता खोल दो, विदेशी पूंजी के लिए FDI के सारे नॉर्म्स में ढील दे दो। लेकिन क्या केवल FDI खोलने भर से रिफॉर्म हो जाता है, या और कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पर सरकार को FDI खोलने के साथ साथ फोकस करना चाहिए? देखिए, FDI या कैपिटल लेके आना तो केवल एक ही ज़रिया है, और केवल FDI से
कोई भी बिज़नेस नहीं बढ़ सकता है। आई थिंक बिज़नेस को बढ़ने के लिए 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया में चाहिए और रिटेल के लिए चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर केवल रिटेल का नहीं, ये नहीं कि आपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल बना दिए, अगर जो शॉपिंग मॉल का रास्ता है वो रास्ता ठीक नहीं है तो आप मॉल बना के क्या करोगे, क्योंकि अगर मॉल के अंदर जाने के लिए गाड़ियों को 50 मिनट लगता है तो कौन जाके मॉल के अंदर शॉपिंग करेगा। तो मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। तो 25 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बदला है, पर अगर आप मुझे बोलो कि 10 पे स्कोर करो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं बोलूँगा आज भी हम 5/10 हैं, तो आगे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। दूसरा अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो है कैपिटल चाहिए और टैलेंट चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। तो पिछले 25 सालों में कैपेबिलिटी में तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर इसलिए कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। आप ये देखो 0 से लेके आज हम 8 या 10% मॉडर्न रिटेल है, तो जितने भी मॉडर्न रिटेल में काम कर रहे हैं वो केवल 10% जगह पे काम कर रहे हैं। तो कैपेबिलिटी विच मीन्स पीपल कैपेबिलिटी हैज़ टू इंक्रीज, और वो टैलेंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से फिर कैपेसिटी भी बढ़ेगा, जहाँ की और शॉपिंग मॉल्स आएंगे और शॉपिंग स्टोर्स खुलेंगे, डिपार्टमेंट स्टोर्स खुलेंगे, हाइपर मार्केट्स खुलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़रूरी इंप्रूवमेंट है जो हमको अगले 5 साल 10 साल 15 साल में लेके आना पड़े। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगले 5 साल 10 सालों की भी हम सोचें और क्या कुछ बड़ा करना चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आइए आपको हम 5 आखिरी बड़े रिफॉर्म और दिखाते हैं। 25 रिफॉर्म्स की हमने बात की थी, 20 हमने आपको दिखाए। आप देखिए कैसे फिल्म देखने और रेल से सफर करने का अंदाज इन 25 सालों में बदला है। देखिए, नब्बे के दशक की जरा इन सड़कों को देखिए। सरकार के पास फंड की कमी थी और सड़कों की हालत राम भरोसे थी, लेकिन एक्सप्रेसवे ने सारी तस्वीर बदल कर रख दी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे कुछ ऐसा उदाहरण है जो बदलते भारत की तस्वीर को बयां करते हैं। 1994 में अर्नेट ने बेंगलोर में एक हब बनाया, कंपनियों को इंटरनेट की सेवाओं को और बेहतर बनाया। ये वो दौर था जब देश में आईटी कंपनियों की शुरुआत हो रही थी। इंटरनेट के आने के बाद कम्युनिकेशन का एक नया माध्यम आ गया। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे और इंटरनेट की क्रांति ने पूरे देश को बदल कर रख दिया। नब्बे के दशक में रेल का टिकट लेना आसान नहीं था। पहले स्टेशन जाओ, फिर लाइन में लगो और टिकट लो। इंटरनेट के आगाज के साथ ही देश में रेलवे भी ऑनलाइन हो गई और रेलवे ने IRCTC के जरिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी, जिससे क्रांतिकारी बदलाव आए और लोगों को घर बैठे टिकट मिलने लगे, जिसका नाम है LIC। लेकिन रिफॉर्म्स ने इंश्योरेंस सेक्टर की तस्वीर भी बदल कर रख दी। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मेडिकल और जनरल इंश्योरेंस मिलना शुरू हो गया। हमारी पॉलिसी में सब कवर हो जाएंगे, फैमिली चाहे छोटी हो या बड़ी। इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 26% और फिर 49% विदेशी निवेश की अनुमति मिली, जिसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर ने रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। देखा आपने कैसे इन 25 सालों में आपका फिल्म देखने का वो सिंगल स्क्रीन जो थिएटर होता था जहां पर आप फिल्म देखने जाते थे, उससे मल्टीप्लेक्स, और जिस तरह से ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए घंटों पहले लाइन में लगना पड़ता था, उससे IRCTC जैसी देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट तक का सफर हमने पूरा किया है। और ये वाकई हैं कुछ ऐसे पल जिन पर गर्व किया जा सकता है। वैसे हम आपको कुछ और दिलचस्प दिखाते हैं। 1991 से 2016 अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें, खासकर 2 व्हीलर में, तो चेतक स्कूटर पहली बार 1972 में बना था। उसके बाद 1991 में सबसे ज्यादा बिका चेतक स्कूटर। रिफॉर्म्स के बाद अब टोयोटा और हुंडई जैसी कंपनी को देश में एंट्री मिली और उन्होंने तो बिल्कुल तस्वीर बदल के रख दी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट की। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो बताता है कि कैसे भारत आगे बढ़ा है। मेरे साथ आदि गोदरेज साहब हैं। मिस्टर गोदरेज, लिबरलाइजेशन के ढेरों पोस्टर बुआए हैं सर, जैसे टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर आपको लगते हैं जहां लगता है कि रिफॉर्म हुआ ही नहीं, या हुआ तो रफ्तार पकड़ नहीं पाया? मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी सेक्टर खास पीछे रह गया है। सभी सेक्टर को फायदा हुआ है। कोई सेक्टर को दूसरे सेक्टर से ज्यादा फायदा हुआ होगा, लेकिन पूरी इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा रहा था। तो सर आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां से सरकार को निकलना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को बड़ी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि ज्यादा नौकरियां पैदा हों? मैं समझता हूं कि कई सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए।
कई सेक्टर्स तो बहुत बिल्कुल अच्छी तरह नहीं चल रहे हैं, वो तो पूरा प्राइवेटाइज करना चाहिए। और कोई ऐसे भी सेक्टर्स है जैसे कि होटल्स हो या एयरलाइंस हो, वो सब प्राइवेटाइज होना चाहिए। सर, पिछले सारे रिफॉर्म में पॉलिसी बनाने पर ज्यादा जोर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन क्या लगता है कि सरकार को अब पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन पर ज्यादा जोर देना होगा, क्योंकि पॉलिसी बनती है, नियम बनते हैं और उसके बाद उन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता और पॉलिसी फेल हो जाती है। दोनों पे जोर देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पिछले कोई महीनों में ये रिफॉर्म पे काफ़ी जोर दिया है गवर्नमेंट ने। तो सबसे बड़ा अब रिफॉर्म आएगा जो 1991 का लिबरलाइजेशन के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म रहेगा तो जीएसटी का है। अब ये राज्यसभा में सोमवार को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो पास हो गया तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ कई साल के लिए हो सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं सब आप कि एक मंडे को जब जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये अगर पास होता है तो वाकई बड़ा रिफॉर्म आएगा। और मोदी सरकार के सबसे बड़े रिफॉर्म्स में एक है भी जीएसटी, जिसके बारे में लगातार जी बिजनेस रिपोर्ट भी करता है। लेकिन सर, एक बात और कही जाती है कि अगर ये रिफॉर्म 90s के दशक की बजाय 70 के दशक में होते तो देश की तस्वीर यहाँ से कहीं और अलग होती और बहुत बेहतर होती। खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली मानते हैं कि इकोनॉमी को और पहले खोल दिया जाना चाहिए था। आपकी क्या राय है सर? मैं समझता हूँ कि ये जो रिफॉर्म 70s में होते तो हम डेवलप्ड कंट्री हो गए होते अब तक। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने जो बात कही वाकई उसमें बहुत सारे टेक अवेज है यहाँ पर लोगों के लिए।